हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, हमें पढ़ना क्या है, हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है क्या है, हमें पढ़ना है फूड प्रोडक्शन। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर क्रॉप्स क्या होता है। तो क्रॉप्स का मतलब होता है क्या है, वेयर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रो इन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप कहा जाता है। क्रॉप का मतलब होता क्या है, व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप कहा जाता है। क्रॉप का मतलब क्या होता है, क्रॉप का मतलब होता क्या है, जब हमें क्या है कि सेम काइंड का प्लांट एक लार्ज स्केल पे लगाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा क्रॉप कहा जाएगा। और क्रॉप हम क्यों ग्रो कराते हैं, तो क्रॉप ग्रो कराने का हमारा जो निजी पर्पज होता है कि हमें क्या ग्रेन्स हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और हम अपना इकोनॉमिक को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, हम किसका प्रोडक्शन करेंगे, हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका नीड हमें क्या है, फूड प्रोडक्शन का क्या हमें इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कहा गया है द ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फॉर द फूड डिराइव एनर्जी फॉर द बॉडी डेवलपमेंट एंड सर्वाइव। तो हमें क्या फूड का हमें जरूरत क्यों होता है, फूड हमारी जरूरत होता है हमारे बॉडी क्या हो सके, एनर्जी डिलीवर हो सके, जिसके कारण क्या हो सके, हमारी बॉडी का डेवलप हो सके और हम क्या कर सके, हम सर्वाइव कर सके। क्या कर सके, हम सर्वाइव कर सके। फिर वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। हम फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम एनिमल और प्लांट, हम दोनों से क्या करते हैं, हम फूड को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर थ्रू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और साथ साथ क्या करते हैं, क्या है कि हमें जो फूड प्रोडक्शन होता है, तो फूड प्रोडक्शन हमें इसीलिए करते हैं कि हमारी लाइफ क्या हो सके, हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, और साथ साथ हम अपने बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होता है, हमें फूड की क्या होती है, हमें रिक्वायरेबल होता है। ठीक है, और साथ साथ जो फूड होता है, जिसे इस अर्थ पे क्या है, कंटिन्यू क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अर्थ पे डे बाय डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो अपने फूड को क्या है कि इंग्रेडिएंट्स करने के लिए क्या करेंगे, वो इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं। क्या लेके आएंगे, वो इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज्म जब बर्थ होता है तो उसकी फर्स्ट रिक्वायर क्या होगी, उसकी फर्स्ट रिक्वायर होता है फूड होता है। क्यों, क्योंकि जब फूड वो ऑब्टेन करता है तो वहां से उसको क्या एनर्जी प्राप्त होती है, और एनर्जी के द्वारा ही क्या है, बॉडी को क्या है, सर्वाइव किया जा सकता है। ठीक है, तो फूड से ही क्या होता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है। क्यों, फूड क्या होता है, फूड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फूड से हमें एनर्जी मिलता है, तो उस एनर्जी के लिए क्या करते हैं, हम अपने फूड में क्या लाते हैं, हम चेंजेस लेके आते हैं। क्या लेके आएंगे, हम चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्या इम्प्रूवमेंट। तो होता क्या है, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा या देखा होगा क्या क्या यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन पाई जाती है। मतलब यहाँ की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या होती है, बढ़ती जा रही है। जो जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका फर्स्ट डिमांड क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी फर्स्ट डिमांड होता है फूड। ठीक है, सेकेंड होगा उसका शेल्टर, और थर्ड होता है मैट, मतलब कि शादी या क्या है, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या है बर्थ करने के लिए उसे अपने एक साथी की आवश्यकता होगी, और साथी की आवश्यकता होगा तभी तो क्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा, और अपने ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, अपने सेम काइंड ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देंगे, वो ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, तो अपने क्या है कि इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए, या कह सकते हैं कि अपनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, क्रॉप्स में मेनी क्या लेके आते हैं, चेंजेस लेके आते हैं। क्या लेके आएंगे, दे आर कंडक्टेड सम चेंजेस इनटू द क्रॉप। ठीक है, और क्रॉप में क्या लेके आते हैं, वो कुछ चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, फिर आते क्या है, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट आता है। तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स द कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल, कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वाटर और न्यूक्लिक एसिड। ते क्या होते हैं, एक ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल, कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं किसके, ये फूड मटेरियल क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए क्या होते हैं,
वो हेल्पिंग करते हैं। क्या करेंगे? वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे? ये हेल्प्स करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो टाइप्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब दो न्यूट्रिएंट्स आर मोर रिक्वायरेबल फॉर आवर बॉडी, मतलब कि मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? मोर रिक्वायरेबल है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब माइक्रो मतलब लेस रिक्वायर फॉर आवर बॉडी, मतलब कि एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो? वो लेस रिक्वायर, मतलब कि कम जरूरत हो, हमारी बॉडी के लिए इतनी कम जरूरत है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और हमारी बॉडी को जिस एलिमेंट की ज्यादा जरूरत होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट मतलब कि ऐसे मटेरियल या ऐसे एलिमेंट की बात हो रही है जिसकी रिक्वायर हमें ज्यादा है, तो उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है जो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है? कम जरूरत होता है, मतलब लेस रिक्वायर हमारी बॉडी के लिए उसकी क्या है? जरूरत होती है। ठीक है, आते हैं मेन्योर्स आते हैं। तो सबसे खास बात है कि जो मेन्योर्स होता है ना, ये इनका जो डिकम्पोज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको फार्मर अपने फील्ड में क्या करता है? उसको तैयार करता है। ये इसमें एनिमल्स का डंग हो सकता है और प्लांट के रिमेनिंग पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब एनिमल्स डंग हो गया या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल था या क्या था, यहाँ पे कुछ प्लांट्स क्या रिमेनिंग पार्ट्स, जैसे रूट हो सकता है, स्टेम या क्राफ्स को जो बचे हुए पार्ट्स थे, फार्मर्स को क्या करते हैं? उसको एक पिट में लेकर इसको स्टोर करेंगे और इसके बाद आफ्टर सम ईयर्स, मतलब कुछ सालों के बाद वो क्या रहता है? वो एक सॉलिड मटेरियल में क्या कहती है? वो चेंज हो जाएगी, जिसका यूज क्या करेंगे किसान? अपने खेतों के फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करने के लिए मेन्योर का यूज कर लेते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मेन्योर एक क्या है? ब्लैक सबस्टेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्पिंग के द्वारा क्या होते हैं? ये डिकम्पोज होते हैं। और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों क्या होते हैं? अधिक मात्रा में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या कर सकती है? प्लांट की बॉडी मिस्टेक प्लांट बॉडी क्या कर सकती है? वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, और सबसे खास बातें हैं इसमें मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? मैक्रो मतलब जो क्या है? प्लांट बॉडी के लिए अधिक जरूरी है, और माइक्रो मतलब जो प्लांट बॉडी के लिए क्या होती है? कम जरूरत होता है। ठीक है, अब आते हैं क्या है? फंक्शन ऑफ मेन्योर आते हैं। तो क्या है यहाँ पे? न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट। यहाँ पे क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफी क्या होते हैं? अधिक मात्रा में इनमें क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें तो जैसे इसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी मात्रा इनमें क्या होती है? अधिक होती है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं। क्या करेंगे? दैट्स हेल्प टू द प्लांट्स डेवलपमेंट। ठीक है, और इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ये करते क्या है? सॉइल के स्ट्रक्चर को भी क्या करते हैं? चेंजेस करने का कार्य करते हैं। मतलब द ऑर्गेनिक मैटर्स इन द मैन्योर्स इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर्स बाय एनहांसिंग इट्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, erosions and drainage. This contributes to a healthier and more conductive environment of the plant's root. तो ठीक है, तो प्लांट्स रूट को क्या करते हैं? इतना ज्यादा क्या उसको एडोप्टेबल कर देते हैं जिससे क्या हो सके? और सॉइल में काफी ज्यादा स्प्रेडिंग कर सके और साथ साथ क्या कर सके? वो फूड को क्या एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, कहते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी एनहेंसमेंट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता क्या है? जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज एक्सटेंशन होता क्या है? जो ऑर्गेनिज्म से यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है, उसकी रिसाइकलिंग में क्या करते हैं? ये हेल्पिंग करते हैं। क्या करेंगे? उसकी रिसाइकलिंग में क्या करते हैं? हेल्पिंग करते हैं। मतलब मेन्योर सपोर्ट द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्ले crucial role in the nutrient cycling, decomposition of organic matters and improving overall soil health। मतलब क्या करेंगे? जो सॉइल से जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं तो करते क्या है? जो भी क्या है एनवायरमेंट में जो भी क्या है कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसके रिसाइकलिंग में क्या करते हैं? हेल्पिंग करने का कार्य करते हैं। फिर ठीक है, कहते हैं स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होगी उनकी मात्रा क्या करेंगे? ये बना के रखते हैं, जिससे क्या हो सके? प्लांट का प्रमोशन हो सके और साथ साथ उसकी बॉडी क्या हो सके? उसका ग्रोथ हो सकते। ठीक है,
फिर रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन, मतलब क्या मिट्टी के बहाव को भी क्या करते हैं, रोक देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जब बारिश होता है तो बारिश के मौसम में क्या होते हैं कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी क्या होती है, कट के बह जाती है, तो क्या करते हैं, मिट्टी की क्या पकड़ करते हैं, जिससे क्या हो सके, उसका रिमूविंग ना हो सके। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, फर्टिलाइजर्स आते हैं। सबसे खास बात है कि जो फर्टिलाइजर्स होता है एक प्रकार की क्या होती है, एक केमिकल मटेरियल होती है। क्या होती है, एक प्रकार के केमिकल मटेरियल होता है जो क्या होती है, जो फैक्ट्री में इसको क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब कि फर्टिलाइजर्स कहाँ होते प्रोड्यूस होंगे, तो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, इसको फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और सबसे खास बातें हैं, यदि इनकी अमाउंट ज्यादा हो गया, इनके अमाउंट क्या हो गया, यदि इनका अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, जो सॉइल होता है क्या हो जाएगी, वो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, और ये डिजायरेबल फर्टिलाइजर्स के नाम से भी जाना था। डिजायरेबल मतलब जो इच्छानुसार क्या है तैयार किया गया हो, अब प्लांट के रिक्वायर के हिसाब से उनको क्या कहता है, उनको स्प्रे किया जाता है। ठीक है, और जो फर्टिलाइजर्स जैसे आप देखे होंगे, डाई देखे होंगे, यूरिया देखे होंगे, ठीक है, पोटास, तो क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग आते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग्स में भी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ अनपॉल्यूटेड प्लांट्स प्रोडक्ट बाय द यूज ऑफ मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स विथ हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम लाइक क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग etc। मतलब कहा जाए तो यहाँ पे हम एक ऐसे प्लांट को ग्रो कराने वाले हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स की मात्रा कम हो और उसमें क्या, जिससे गोबर वोबर की खाद की मात्रा ज्यादा हो, और इससे हम एक ऐसे प्लांट को ग्रो कराएं जिसपे क्या हो सके, जहाँ पे बैक्टीरिया कम लगे, फंगस कम लगे, और उनका साथ साथ क्या हो सके, अधिक मात्रा में इनमें क्या हो सके, इनका प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग होता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, इससे पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड से ये प्रोटेक्ट होंगे, और साथ साथ क्या होंगे, ये हेल्थी होंगे, और इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होता है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मिक्स्ड क्रॉप हो गया या इंटर क्रॉप्स हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनका रोटेशन करते हुए इनके क्रॉप प्रोडक्शन में क्या करेंगे, हम हेल्पिंग करते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज का मतलब होता है कि यहाँ से पोल्यूशन नहीं होता है, और साथ साथ पोल्यूशन नहीं होगा, मतलब पोल्यूशन के अवॉइड करेंगे, और नेचुरल इकोसिस्टम क्या करेंगे, मेंटेन बना रखते हैं। और साथ साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है, और इससे क्या होता है कि जो सॉइल होगा ना, उसका क्या होगा, फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक है, तब आते हैं क्या, इरिगेशन आते हैं। तो व्हाट इज इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर इनटू फील्ड्स टू द रिक्वायरेबल ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के जरूरत के हिसाब से उसमें क्या है, पानी को देना, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे इरिगेशन कहा जाता है। इरिगेशन में क्या है, सप्लाई वाटर इनटू फील्ड, सप्लाई वाटर इनटू फील्ड आर्कल इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट के रिक्वायर के हिसाब से क्या देना है, उसको सिंचाई कर देना, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, और इरिगेशन का रिक्वायर क्या है, तो इरिगेशन का रिक्वायर होता है कि जो प्लांट्स है, तो प्लांट में यदि क्या वाटर सप्लाई होगा, तो वाटर के माध्यम से क्या करते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, अपने बॉडी में इनटेक करता है। मतलब कि प्लांट क्या करते हैं, इरिगेशन की सहायता से, मतलब वाटर में जो मटेरियल सोल्यूबल हो जाएंगे तो उसी को क्या करते हैं, उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने बॉडी क्या करते हैं, वो सर्वाइव करने लगते हैं। ठीक है, और इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, इनका हेल्पिंग हो सकता है। ठीक है, और यदि आपको क्या है, यदि अच्छे से तैयारी करना है तो आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, जिससे क्या हो सकेगा, आपका एक अच्छा प्रिपरेशन होता रहेगा। ठीक है, अब आता है क्या, क्रॉपिंग पैटर्न आता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, मेनी टाइप्स हो सकता है। ठीक है, पर आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, और क्या है, क्रॉप रोटेशन आता है। तो पहले हमें बताइए कि क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप इसका क्या, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रो इन ए लार्ज स्केल, आर्कल क्रॉप्स। ठीक है, और जो क्रॉप्स होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं, क्रॉप्स 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है रबी क्रॉप्स होता है, और दूसरा क्या होगा, खरीफ होगा।
सबसे खास बात है जो खरीफ होगा वो ग्रो किस मौसम में कराया जाएगा, तो ये कराया जाएगा जून से जुलाई मंथ में, और हार्वेस्ट कब किया जाएगा, सितंबर टू अक्टूबर मंथ में किया जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन कौन सी फसल कराई जाएगी, इससे पैडी हो गया, मिलेट्स हो गया, मेज हो गया, इनका प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, जो मतलब कि बारिश मौसम उगाई जाए, कहाँ पे, जो कहाँ उगाई जाए, रैनी सीजन में उगाई जाए, क्या उगाई जाए, जो रैनी सीजन मतलब जो बारिश मौसम उगाई जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे खरीफ क्रॉप्स कहा जाएगा। मतलब कि ये जून से जुलाई में ग्रो कराएंगे और सितंबर से अक्टूबर में क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। और जो रबी क्रॉप्स होता है ये किस मौसम उगाई जाएगी, ये उगाया जाएगा, ये विंटर सीजन उगाया जाएंगे, मतलब ठंडी के मौसम उगाए जाएंगे, और उगाए जाएंगे कब, अक्टूबर से नवंबर मंथ में, और हार्वेस्ट कब करेंगे, मार्च टू अप्रैल मंथ में करेंगे। क्या, मार्च से अप्रैल मंथ में उसको क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो रबी क्रॉप्स क्या किया जाएगा, अक्टूबर से नवंबर में ग्रो कराई जाएगी, और मार्च से अप्रैल में उसको काट लिया जाएगा। और खरीफ सबसे होगा तो जून से जुलाई मंथ में इसको क्या है, ग्रोइंग कराएंगे, और सितंबर से अक्टूबर मंथ में इसको क्या करेंगे, हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब इसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है। और सबसे खास बातें हैं, जो रबी क्रॉप्स होता है विंटर सीजन में ग्रो कराई जाएगी, और जो खरीफ क्रॉप्स होता है ये रैनी सीजन में क्या किया जाता है, इसको ग्रो कराते हैं। ठीक है। और इसी में कहता है जायद क्रॉप होता है। तो जायद क्रॉप का मतलब क्या होता है, ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिन्हें कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इन्हें क्या है, इन्हें हम समर सीजन में ग्रो कराते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स हो गया, तो उनको ग्रोइंग कराते हैं। और सबसे खास बात है कि जो मिक्स्ड क्रॉप होता है, तो मिक्स्ड क्रॉप में क्या होता है, जहाँ पे क्या है ऐसा एग्रीकल्चर होता है, ऐसी कल्टीवेशन है जहाँ पे क्या है, हम अपने यूज के लिए क्या करें, मेनी क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करा दें। क्या करें, हम मेनी क्रॉप्स को मैं एक साथ ग्रो कराएं, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। और क्रॉप्स कंबाइंड यूज टू क्या, मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है। जैसे हम एक में कैसे होते हैं, जैसे हम गेहूं के साथ हम मस्टर्ड लगा देते हैं, और इसके बाद वीट के साथ क्या है, ग्राम, हम चना बो देते हैं। ठीक है। सोयाबीन, सरगम एंड क्या, पिजन पी, मतलब कि सोयाबीन के साथ हम क्या बोते हैं, मटर बो देते हैं। अब ग्राउंड नट और सनफ्लावर को एक साथ बो देते हैं। ठीक है। और इनमें क्या सबसे खास होने का फायदा ये होता है कि इनका कि यहाँ से जो भी हमारे पास जो क्रॉप्स होते हैं, इंक्रीज इन यील्ड्स, पैदावार अधिक होगा। ऑप्टिमाइज यूटिलाइज ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी की फर्टिलिटी भी क्या करेंगे, ये इंक्रीज करते हैं। आज में क्या होता है, सबसे कम मात्रा में क्या पेस्ट लग पाते हैं, मतलब जो दीमक नहीं होता, जड़ें टूट टूट के बाहर निकलती है, प्लांट विल्ट कर जाता है, मतलब मुरझा जाता है। ठीक है। तो उन चीजों से बच जाता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लांट को फेलर होने की क्या है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। और इसका जो फार्मर्स होते हैं ये आसानी से क्या कर सकते हो, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उनमें क्या होती है, टाइम की सेविंग हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम जब जो भी हम कोई क्रॉप्स करते हैं तो उनमें एक रेशियो बना के क्या करते हैं, उसका ग्रोइंग कराते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, उसमें हम रेशियो बनाएंगे, और रेशियो के हिसाब से क्या करेंगे, उसका हम ग्रोइंग कराएंगे। जैसे हमारे से इंक्लूड, जैसे सोयाबीन और हम मेज ले लिया हमने, ठीक है, और या तो हम उसमें क्या, जैसे हम बाजरा कर दें, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है। और इंटरक्रॉपिंग जैसे हमारे पास जैसे कैबेज हो गया, ठीक है,
तो उनको भी क्या है हम कुछ वेजिटेबल्स के साथ उसको ग्रोइंग करा लेते हैं। ठीक है, और इसका एडवांटेज, इसका फायदा क्या है, इट हेल्प टू द मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, मतलब कि देखा जाए श्योर सी बात है, तुम्हारे कम टाइम को मतलब कि टाइम को सेविंग करते हुए हमें एक अच्छे क्या करते हैं, एक क्रॉप का प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करते हैं। और जो क्रॉप रोटेशन होता है, क्रॉप रोटेशन का फायदा ये होता है हमारे पास कि यहाँ से जो भी हम क्रॉप ग्रो कराना चाहते हैं वो आसानी से ग्रो कराते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम एक फसल के बाद दूसरी फसल को कंटिन्यूटी इसमें क्या करते हैं, हम ग्रोइंग नहीं कराते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ इसको जैसे हम गेहूं था, गेहूं कुछ लोग होते हैं क्या, गेहूं के बाद धान बोएंगे, धान से गेहूं, मतलब कि वीट से राइस, राइस से वीट, पूरा कंटिन्यू करते हैं। तो हमें नहीं करना है, हमें अपने फीड्स को सम टाइम के लिए क्या करना है, उसको रिमूव करना, छोड़ देना उसको, जिससे क्या हो सके, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हो सके, आसानी से हो सके। तो हमें क्रॉप रोटेशन करने के लिए हमें क्या है, लिग्यूम्स की खेती करनी चाहिए, मतलब दाल की खेती करना चाहिए हमें। ठीक है, और हमें क्या इसके में क्या इसमें छोड़ भी देना चाहिए, जैसे यहाँ पे ना फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज मेंटेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। ठीक है, द केमिकल्स नेचर्स ऑफ द सॉइल इज नॉट अल्टरनेट, मतलब कि जो हमारे पास जो फसल है, यदि उसमें हम क्या है, यदि हम कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें तब उसमें क्या हो सकता है, तो उसकी मेंटेनिंग बनी रह जाती है। यदि उसको नहीं छोड़ते हैं तो उसमें क्या रहते हैं, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं क्या है, क्रॉप वैरायटीज मैनेजमेंट एंड क्या इंप्रूवमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत होता है। क्यों, क्योंकि जब इंप्रूवमेंट्स नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिमांड होगी वो काफी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज करने लगी। तो डिमांड को इंक्रीज क्या है, डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा क्या है, यहाँ पे चीजों को क्या किया गया है, क्लियरफाइड किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या, इसे हाइब्रिडाइजेशन किया गया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। या बाय इंट्रोड्यूसिंग द क्या जीन विच वुड्स प्रोवाइड डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, या हम ऐसे जीन का उपयोग करेंगे जो हमारे क्या फ्यूचर के लिए क्या एक नए प्लांट्स को क्या ग्रोइंग कराने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जैसे इसमें होता है हाई यील्डिंग आता है। हाई यील्डिंग उसका क्या है, हम एक ऐसे हम वैरायटी को ग्रो कराएंगे जिससे क्या होगा, पैदावारी अधिक हो सके, क्या हो सके, जिससे पैदावारी अधिक हो सके। फिर आते हैं इंप्रूव क्वालिटी, मतलब कि हम एक ऐसे प्लांट्स को ग्रो कराएंगे जिसकी क्वालिटी क्या हो सके, हमेशा चेंजेस हो सके, मतलब उसे क्वालिटी में चेंजेस होगा, जैसे उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा हो, मिनरल्स की मात्रा ज्यादा हो, प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, और बायोटिक एंड बायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब कि हम ऐसे प्लांट्स को ग्रोइंग कराएंगे जिसमें डिजीज कम हो सके, और साथ साथ क्या जिसको कीड़े ना खा पाए। ठीक है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट ना हो, तो चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे प्लांट को ग्रो करते हैं जो क्या है उसके प्रति रेजिस्ट हो। ठीक हो, और इसके बाद उनका जो मेच्योरिटी टाइम मतलब पकने का जो तरीका है वो कम समय में क्या होते हैं, वो पक जाते हैं। ठीक है, मतलब हम एक ऐसे फसलों को हम ग्रो कराएंगे यहाँ पे जो कम समय में हमें अधिक पैदावारी देता हो। ठीक है, तो चेंजेस मेच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब उनके समय में क्या करेंगे, हम बदलाव लेके आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, वाइडर एडेप्टेबिलिटी आते हैं, मतलब कि वो कम ही समय में क्या हो सके, काफी ज्यादा डेवलप हो सके, कम समय में क्या हो सके, उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो, और साथ साथ उसका प्रोडक्शन क्या हो, बराबर मेंटेन बना रहे। ठीक है, फिर आते हैं क्या, डिजायरेबल इकोनॉमिकल कैरेक्टर्स, मतलब अपनी इच्छा अनुसार उसके बारे में क्या कर सके, हम चेंजेस ला सके। तो हमें इंप्रूवमेंट का फायदा क्या है, तो इंप्रूवमेंट में जैसे हमारा उद्देश्य होता है कि हाई क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, मतलब इसमें हमारा जो अहम उद्देश्य होता है कि हाई यील्ड हो, मतलब अधिक पैदावारी हो, बेटर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छा हो, रेजिस्टेंस टूवर्ड बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट उसपे ना पड़े। फिर शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब कि उसका मेच्योरिटी है वो कम समय में क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। ठीक है, कहते हैं एडेप्टेशन, एडेप्टेशन तो अपने बॉडी में चेंजेस लेके आए। फिर इसका स्पेसिफिक इकोनॉमिक कैरेक्टर्स, मतलब उसके पास जो कैरेक्टर्स होगा काफी ज्यादा क्या डिजायरेबल हो। अब मेथड्स क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा या जेनेटिक
मैनिपुलेशन किया जाएगा। ठीक है, अब फिर इसका जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास वीड्स है तो वीड्स में क्या होता है, हमें जो घास हो गया, मतलब दोज प्लांट्स आर अनयूजफुल बट एट्स ग्रो ऑन आवर फील्ड्स, मतलब एक ऐसे प्लांट की बात हो रही है जो हमारे क्या है क्रॉप्स में ग्रो कर रहा है और हमारे क्रॉप्स को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वीड कहा जाता है। तो वीड क्या होते हैं, एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनडिजायरेबल होते हैं और हमारे बेनिफिशियल क्रॉप को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे वीड कहा जाता है। जैसे अमेरंथस हो गया, ठीक है, फिर इसका पार्थेनियम हो गया, फिर साइप्रस हो गया, रोटेंडरस हो गया, ठीक है, फिर इसका चिनोपोडियम हो गया, फिर जेंथिमियम हो गया, फिर इसका अवेना हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, मेन प्लांट्स को क्या करते हैं, वो हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, और जो वीड्स होते हैं तो हमारे प्लांट्स के लिए कैसे हार्मफुल होते हैं, तो वीड्स कम समय में क्या करता है, वो सराउंडिंग एरिया क्या करते हैं, वो कवर कर देते हैं। जो वीड्स हो गया तो वीड्स क्या करेंगे, लेस टाइम में वो क्या करते हैं, पूरे क्या है सराउंडिंग एरिया क्या करते हैं, वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, और साथ साथ जो भी हम क्या है उसमें जो भी मेडिसिन हो गया या न्यूट्रिएंट्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, जिसका हम स्प्रेइंग करते हैं, तो जो वीड्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको अल्टरनेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक को क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि उसको लिविंग उसको प्लेस देते हैं, मतलब उसको हैबिटेट देते हैं। घासों में क्या होते हैं, ढेर सारे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और वहीं से क्या करें, वो ग्रोइंग करने के बाद हमारे मेन क्रॉप्स क्या करते हैं, वो हार्म पहुंचाने लगते हैं। और वीड कंट्रोल करने के क्या होते हैं, मेनी मेथड्स होता है। पहला है मैकेनिकल मेथड्स है। मैकेनिकल मेथड मतलब कि अपने हैंड के माध्यम से, अपने हैंड के माध्यम से उसको रिमूव कर दिया, मैकेनिकल मेथड्स हो गया। फिर इसका कल्चरल मेथड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे दीज इंक्लूड्स मेथड्स लाइक प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर सीड बेड, टाइमली स्विमिंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मतलब क्या करेंगे हम इसमें हमेशा क्या करेंगे, जो कल्चरल मेथड्स होगा तो क्या करेंगे, हम क्रॉप्स को रोटेट कर दें तो ग्रास नहीं ग्रो कर पाएगा। केमिकल मेथड्स, हम दवाइयों का यूज करेंगे, मेडिसिन का यूज करेंगे और ग्रास को रिमूव करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन से बनी हुई दवाइयों का यूज करते हैं, मतलब कि ऑक्सिन आर यूज टू द वीड साइड मेडिसिन। फिर बायोलॉजिकल मेथड्स आते हैं, तो बायोलॉजिकल मेथड्स के माध्यम से क्या करेंगे, हम उनको डिस्ट्रॉय करने का हम वर्क करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या इंसेक्ट एंड क्या डियर कंट्रोल। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ये करते हैं कि अपने फूड के लिए हमारे क्रॉप्स के जैसे लीफ हो गया, फिर उसके रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो उसको क्या करते हैं, उसको खाने का काम करते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम मेनी मेथड्स का हम यूज करते हैं। जैसे उस पर क्या करेंगे, हम उस पर दवाइयों का छिड़काव करते हैं या कोई अन्य तरीके का क्या करेंगे, हम उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, हम कैसे बचेंगे, इससे क्या करें, इसे क्लीन कल्टीवेशन कर देते हैं या ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप्स, फिर यूज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज, समर प्लॉगिंग, क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, या क्या है कल्चरल प्रैक्टिस का हम क्या करेंगे, यूज करने के बाद हम इन ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट क्या कर सकते हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इनका क्या है, इनको हम हटाने के लिए क्या उपयोग करेंगे, हम पेस्टिसाइड मेडिसिन का यूज करेंगे या कोई नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स का क्या करेंगे, हम यूज करते रहते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मेथड्स कंट्रोलिंग क्या है, तो बायोलॉजिकल मेथड जो कंट्रोलिंग होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ उनमें डिस्टर्बेंस लेके चले आते हैं जिससे क्या हो सके, वो आसानी से वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, और इसके बाद जो ग्रेन्स जो हमारे पास मिला है, तो उस ग्रेन्स का क्या करेंगे, यदि स्टोरिंग कर ले तो उसे क्या कहा जाएगा, उसी को स्टोरेज कहा जाता है, जिससे हम क्या कर सकेंगे, अपने फ्यूचर्स को सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सिलोस हो गया, गनलेस हो गया, इन चीजों में यूज कर देंगे। और हम किससे बचाते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट से बताते हैं। जैसे हमारे पास इंसेक्ट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, हमारे क्या है, हमारे पास जो सीड है वो रोस्टेड ना होने पाए, तो रोस्टेड से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसका हम कहीं उसका स्टोरिंग करेंगे।
और ये बायोटिक कंपोनेंट जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, और एयर हो गया, वाटर हो गया, तीन चीजों से क्या करेंगे हम अपने सीड को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम उसको रखने से पहले क्या करेंगे उसमें हमको उसको बराबर क्या क्लीन करेंगे, फिर इसका फंगिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड दवाइयों का यूज करेंगे, उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, फिर इसका हैमरिक स्टोरेज करेंगे, फिर यूज ऑफ डिस्क्रिकेंट्स करेंगे, फिर रेगुलर मेंटेनिंग करने का इसका क्या करेंगे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री आते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे एक एनिमल्स को, ठीक है, जहां एनिमल्स को क्या करेंगे उसका हम फार्मिंग करते हैं। और वो भी क्या है जैसे हमारे पास ग्रास होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए प्रॉपर केयर टेक होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका प्रॉपर केयर टेक होना चाहिए, ठीक है। और हम क्या जैसे हमारे पास डेयरी है, फिर इसका ड्रॉथ हो गया, डेयरी मतलब फॉर गेटिंग मिल्क मतलब दूध के लिए, और ड्रॉथ मतलब एनिमल्स आर यूज्ड टू द एग्रीकल्चर टास्क लाइक टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। मतलब कि जो ड्रॉथ होता है तो ड्रॉथ में क्या करेंगे हम एनिमल्स को हमने पाला किसके लिए है, जैसे हमें टिलिंग जुताई करना है, इरिगेशन सिंचाई करना है, या कार्टिंग मतलब हमें बोझा वोझा ढोना है, ठीक है। अदर यूज हो गया जैसे हमारा मिल्क ब्रीड्स हो गया, डेयरी एनिमल्स हो गया जो दूध देते हैं, ठीक है। ड्रॉथ एनिमल्स जो क्या करते हैं जिसका हम यूज क्या करेंगे हम ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ब्रीड्स ऑफ काउ जैसे हमारे पास कुछ गाय होती है जो क्या करती है इनमें अधिक मात्रा में क्या होता है ये दूध के प्रोडक्शन में क्या करेंगे हमारी हेल्प करती है। जैसे हमारे पास जैसे साहिवाल हो गया, गिर हो गया, रेड सिंधी हो गया, इसके बाद थारा पार्कर हो गया, ठीक है। तो ये सब जो गायियां होती है क्या करती हैं ये अधिक मात्रा में मिल्क के प्रोडक्शन में क्या करेंगी हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर ब्रीड ऑफ बफेलो, बफेलो जैसे क्या हो गया जैसे मुर्रा भैंस हो गया, फिर महसाना हो गया, सुरती हो गया, तो ये क्या होते हैं एक कॉमन ब्रीड है किसके बफेलो के, ठीक है। फिर इसका डिजायरेबल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो हमारे पास जो गायें थी और जो भैंसें थी इनका हमने इसीलिए यूज किया था, क्यों क्योंकि इनके मिल्क में अधिक मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स सब चीजें होती जिससे क्या हो सके हमारी बॉडी का ग्रोथ हो सके, और साथ साथ हम कम वर्क में हम अधिक मात्रा में क्या कर सके हम मिल्क का ऑब्टेनिंग कर सकते हैं। तो उसलिए क्या करते हैं इनका हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या सम सक्सेसफुल क्रॉस ब्रीड ऑन द दीज लाइन्स, मतलब जैसे करण स्विस है पीटीज क्रॉस ऑफ ब्रीड ऑफ ब्राउन स्विस एंड साहिवाल। जो हमारे पास जो करण स्विस है ये किसका ब्राउन स्विस और साहिवाल का ब्रीड है, ठीक है। फिर इसका करण फ्राइस क्या है एक होल्स्टीन और फ्रिस्टियन और थार पार्कर का क्या है ब्रीड होते हैं। यदि फ्रिस वाल की बात करें तो होस्टेरियन और फ्रिसियन एंड साहिवाल का क्या है क्रॉसिंग है। फिर आता है ग्रूमिंग शेल्टर फॉर क्या कैटल, हम कैटल को जो सेल्टिंग करते हैं तो सेल्टिंग करने के लिए क्या करेंगे हम इनका क्या जो रिक्वायरेबल इनके जो रिक्वायरेबल होता है रिक्वायरेबल के हिसाब से क्या करेंगे हम इनके लिए क्या करते हैं प्लेस का सिलेक्शन करते हैं, और साथ साथ उनको क्या करते हैं वहां पे हम उनको प्रोवाइड्स करते हैं कि उनको क्या है कि आसानी से उनको फूडर प्रोवाइड हो सके और उनको डिजीज ना होने पाए, उनको मेडिसिन बराबर समय समय पर दिया जाए, वो बीमार ना होने पाए, ठीक है। उन चीजों का हम क्या करेंगे हम यूज करेंगे। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एनिमल शेल्टर, मतलब एनिमल का जो शेल्टर होता है क्या होना चाहिए वो उसको सराउंडिंग क्या होना चाहिए वो हाइजेनिक होना चाहिए। सबसे खास बात है कि जहां पे हम एनिमल्स पालते हैं तो क्या होना चाहिए वो हाइजेनिक होना चाहिए और उनके लिए क्या होना चाहिए कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। उनके लिए क्या होना चाहिए हाइजेनिक और कंफर्टेबल होना चाहिए, और साथ साथ वो क्या होना चाहिए उनके लिए क्या है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि हमें जो पानी की सुविधा उनको दे रहे हैं वो पानी क्या होना चाहिए उनके लिए वो काफी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है क्या फूड रिक्वायरमेंट ऑफ क्या डेयरी एनिमल्स, तो एनिमल्स के लिए क्या होना चाहिए जो हमारे जो उसको फूड देते हैं तो क्या उसमें अधिक मात्रा में होना चाहिए उनके इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, क्या चाहिए तो उनके बॉडी के डेवलपमेंट के हिसाब से उनमें क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। जैसे हम बात करें जैसे रफेज हो गया, फिर कॉन्सेंट्रेट हो गया, ठीक है। फिर इसका
जो डिजीज होते हैं तो डिजीज से बचने के लिए क्या करेंगे, हम उनमें क्या करेंगे, उनको प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन का क्या करेंगे, हम यूज करते रहेंगे। ठीक है। अब इसका डिजीज कॉज बाई पैरासिटिक, तो जो पैरासिटिक होते हैं जैसे इनके पास, जैसे कॉमन इनमें डिजीज होता है, जैसे इनमें टिक्स लगता है, माइट्स लगते हैं, लाइस हो गया और फ्लीस हो गया। ठीक है। और कहीं कहीं होता है क्या, इनके इंटेस्टाइन में फ्लूक भी पाया जाता है, जैसे लिवर फ्लूक हो गया, तो क्या करेंगे, इनके लिवर को डैमेज करते हैं। तीन चीजों से बचने के लिए इनका क्या करना चाहिए, हमेशा प्रॉपर केयरिंग करते रहना चाहिए। क्या करेंगे, उसका प्रॉपर केयरिंग करते रहेंगे। ठीक है। फिर आते हैं क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज आते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज में होता क्या है, इनमें से बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट होते रहते हैं। जैसे आप सुना है, जैसे कुरू रोग सुना होगा, तो कुरू रोग क्या होते हैं, तो एक वायरल डिजीज होता है जो क्या है, इनको अधिक मात्रा में प्रोटीन के खाने से क्या होता है, वो कम्युनिकेबल हो जाते हैं। ठीक है। तीन चीजों से बचने के लिए क्या करेंगे, हमें दवाइयों का और क्या प्रॉपर केयर टेकर का यूज करते हैं। ठीक है। और साथ साथ हमें ये देखते रहना चाहिए कि हमारा जो एनिमल्स है कहीं सिक तो नहीं हो रहा है। तो सिक होने के लिए सबसे आसान तरीका है, को ज्यादा क्या है, वो लेजी हो जाए, मतलब कि आपके जो एनिमल्स है ये जो बीमार है तो उसके लक्षण होते हैं, जैसे वो काफी सिक, काफी दुबली पतली हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगेंगे, वो हमेशा बैठी हुई दिखाई देगी। ठीक है। चलने में उसको कमजोरी आने लगेगा, या दूध कम दे रही है, ठीक है, या इनफर्टिलिटी बढ़ गया उसमें है, तो क्या होते हैं, उसके कमजोर होने के क्या है, उसके लक्षण है। ठीक है। और प्रिवेंशन करने का सबसे अच्छा तरीका है, उसे हम बढ़िया शेल्टर दें, उसको बढ़िया भोजन दें, उसका प्रॉपर केयर टेकर करें। ठीक है। इन चीजों से क्या करेंगे, उसका करते रहेंगे। और जो पोल्ट्री फार्मिंग आता है, तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे हेन हो गया, मुर्गी हो गया, डक हो गया, इन चीजों का क्या करेंगे, हम इसका कल्टीवेशन करते हैं, जिससे हमें क्या हो सके, हमें वहां से एग मिल सके और मीट का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है। और जैसे पोल्ट्री से ब्रीड हो गया, जैसे काजल हो गया, ब्रह्मा हो गया, ठीक है, काजल हो गया, ब्रह्मा हो गया, देसी मुर्गी हो गया, कड़कनाथ हो गया, बुरोसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, असील हो गया, फिर इसका कड़कनाथ हो गया, बारेल्ड हो गया। ठीक है। फिर ब्लैक मैनोरा हो गया। ये सारी क्या होती हैं, जो मुर्गियां हैं जिनका यूज क्या है, ये तो हमने इसको किस लिए हमने इसको प्रिवेंट किया, तो हमने इसलिए प्रिवेंट किया क्योंकि क्या हो सके, जो मीट्स खाने वाले जो लोग होते हैं तो उनमें क्या हो सके, अधिक मात्रा में इंग्रेडिएंट्स क्या हो सके, वो कंप्लीट होता रहे। ठीक है। और एक है क्या, बॉयलर प्रोडक्शन। तो जो एक होता है तो एक में अधिक मात्रा में क्या प्रोटीन इस पर आता है, तो अपनी बॉडी में क्या है, प्रोटीन्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक का यूज करते हैं। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को बाउला एक के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि अंडे के कटोरे के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं इनका शेल्टर आता है। तो शेल्टर का मतलब होता है क्या, इनके लिए क्या है, एक वेरिएबल प्लेस से क्या कर सके, हम उसका स्थान उसको दे सके, तो उसी को शेल्टर कहा जाएगा। शेल्टर मतलब होता है क्या है, हम अपने घर की बात करें, जैसे हमारा घर रहता है, घर में क्या क्या हमें मिलेगा, जैसे हमें भोजन प्रॉपर मिल सकता है, हमें प्रॉपर क्या, हमें मैट मिल जाएंगे, ठीक है, हमें फूड्स मिलेगा, तो वही क्या है, इनका यूज होता है। ठीक है। और इसके बाद इनमें जो डिजीज होते हैं, तो डिजीज को मेंटेन करने के लिए वही हमने कहा, जैसे बैक्टीरियल डिजीज हो गया, तो हमें इसका प्रॉपर केयर टेकर करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, इनमें डिजीज से बचा जा सकता है। फिश का आता है क्या, फिश प्रोडक्शन आते हैं। तो फिश प्रोडक्शन में क्या होता है, तो फिश प्रोडक्शन का जो फादर था कौन था, वो हीरालाल थे। ठीक है। हीरालाल क्या है, फिश प्रोडक्शन के क्या कहते हैं, फाउंडर्स कह जाते हैं। इन्होंने इसकी क्या है, ब्लू रिवोल्यूशन के क्या फादर कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया, फिश के बारे में उन्होंने क्या किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था यदि फिश यदि में ग्रोइंग कराना है तो इसमें क्या है, फिश में अधिक मात्रा में क्या, विटामिन ए और विटामिन डी अधिक मात्रा में हमें क्या होती है, मिलती है। तो उस हिसाब से इसका क्या करते हैं, इसका हम ग्रोइंग कर देते हैं। ठीक है। फिर जो मैराइन फिशेस होते हैं, तो मैराइन फिशेस जो होती हैं तो समुद्री होती हैं, जिसका यूज क्या करते हैं, हम इसे तेल निकालने के लिए भी इनका क्या करते हैं, हम इनका यूज करते हैं। न्यूट्रिएंट के साथ साथ इनका तेल बनाने के लिए भी इनका क्या करेंगे, हम यूज करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक कई टाइप से क्या होती है, हमारे पास मछलियां होती हैं। इनमें क्या होता है, अधिक मात्रा में इंग्रेडिएंट्स
पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका आते हैं हनी बी आर्डर। हनी बी में सबसे खास बात है कि हनी बी का यूज हम क्या करते हैं, उनका हम बैग्स और हनी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम बी का ग्रोइंग कराते हैं। ठीक है, अब बी भी क्या होती है, एक कई कास्ट की पाई जाती है, जैसे इसमें से ड्रोन हो गया, क्वीन हो गया और वर्कर्स हो गया और सोल्जर्स हो गए। तो इनको क्या है, जो बी होते थे, बी को क्या है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्वीन है, ड्रोन है, वो वर्कर्स होते हैं और इसके बाद सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।